तो इस तरह जिस तरह सर्द और गर्म मौसम में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की नीड्स के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करते हैं, तो सेम गोज़ कि वो खूबसूरती में इज़ाफ़ा करते हैं, एक दूसरे की कमियों को ढाँपते हैं, एक दूसरे को ढाँपने वाले होते हैं, एक दूसरे की गलतियों से दरगुज़र करने वाले होते हैं। अब ये कि हम तो यहाँ पे आपके स्पाउस से टॉक नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये स्किल्स आपने अपने अंदर पैदा करनी है। रिलेशनशिप का 50% जो करेक्शन जब हो जाएगी, तो 50% इंशाल्लाह वो ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगा। अब ये कि मैरिज एसेंशियल्स क्या हैं? 4 चीज़ें हैं। एक 4 चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप की बुनियाद होती हैं। वो कमिटमेंट है, सबमिट है, सर्व करना और प्रिज़र्व करना। जब तक आप अपने रिलेशनशिप के साथ कमिटेड नहीं होंगे, आप खुद को सबमिट नहीं करेंगे, आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि आप सर्व करें, तब तक ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा जो कि हस्बैंड वाइफ का होता है। अगर आप ये देखें, अगर जैसे मैं एक मिसाल दूँ कि मेरे फ़ादर से पूछा जाए मेरी मदर के बारे में कोई बात बताएँ, एक लफ़्ज़ में बताएँ, तो वो कहेंगे बड़ी खिदमतगुज़ार है। यानी इन चारों में से कोई एक लफ़्ज़ होगा जो आपकी पहचान होगा। आप किसी भी हस्बैंड वाइफ से पूछें, वो जो भी बताएँगे कि मेरा स्पाउस ऐसा है, उसमें इन चारों में से एक चीज़ होगी। या वो कमिटेड होंगे एक-दूसरे के साथ, या वो बहुत खिदमत करते होंगे एक-दूसरे की, सर्विस होगी, सर्व करते होंगे, या वो क्या करते होंगे, सबमिट, एक-दूसरे के आगे सबमिट, सरेंडर, यानी लेट गो कर देना, या वो प्रिज़र्व करते होंगे। जो भी वो एफ़र्ट कर रहे हैं, छोटी-बड़ी, उसको वो डिसकंटिन्यू नहीं करते, कंटिन्यूअसली वो एफ़र्ट कर रहे होंगे। तो ये 4 चीज़ें बुनियाद हैं और ये सुकून पैदा करती हैं, और जब ये सुकून होता है तो फिर ऑटोमैटिकली क्या आता है, अनकंडीशनल लव, मवद्दा, और यही चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी हैं। और जब मवद्दा होती है, मोहब्बत होती है, तो फिर ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। जब हम ट्रस्ट करते हैं किसी पे, तो आप अपनी ज़िंदगी में देख लें कि जो अभी आपकी रिसेंटली आपकी दोस्तें हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कज़िन्स हैं, आप ट्रस्ट किस पे करते हो? ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि मुझे उस पे ट्रस्ट है, मैं उसको अपने पैसे दे सकता हूँ। नहीं, ट्रस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उसको अपने सीक्रेट्स दे सकते हैं। क्या आप उसको अपनी वो बातें बता सकते हैं जो आपको लगता है कि मैं शायद किसी को बताऊँगा तो वो मुझे छोड़ देगा? ये ट्रस्ट होता है। ये इमोशनल एक ये इसमें इमोशन भी आता है, इसमें थॉट्स भी आती हैं, इसमें बिहेवियर भी आते हैं। तो ये कि ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं ना होगी, जहाँ कोई हिडन सीक्रेट्स नहीं होंगे, कोई हिडन लाइज़ नहीं होंगे, एक-दूसरे से छुप के कुछ नहीं किया जाएगा, जहाँ डर नहीं होगा कि अगर ये मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? तो ये है कि फिर जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर आती है वल्नरेबिलिटी, फिर इंटीमेसी एक डेवलप होती है, और फिर एक पार्टनरशिप आती है और जो सिक्योर होती है। अगर आपके दरमियान ट्रस्ट नहीं है, तो कभी भी हस्बैंड वाइफ सिक्योर नहीं होंगे, वो इनसिक्योर रहेंगे कि मेरी ये बात ना पता चल जाए, और जो मेरा माज़ी ये था, ये पता ना चल जाए। अगर आपकी सोच में 1% भी ये चीज़ है ना कि मेरा माज़ी ना मेरे हस्बैंड को पता चल जाए, या मेरी बीवी को पता ना चल जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता। और जब ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता, तो कभी भी वो कनेक्शन नहीं फ़ील होगा आपको। तो क्या है, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि शादी होनी है तो शादी की पहली रात ही या दूसरे दिन ही आपने बैठ के सारे राज़ बताते रहें कि मेरे माज़ी में ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। नहीं, कुछ वल्नरेबल मोमेंट्स होते हैं, और जब वल्नरेबल मोमेंट्स होते हैं, उसमें भी ये नहीं करता कि अच्छा इसने तो मुझे सारा अपना दुःख बता दिया, मैं उसे सारा दुःख बता दूँ अपना। कभी भी नहीं करते इस तरह से। कि अपनी हर चीज़ उठा के आप पकड़ा दें। आपको पता होना चाहिए, यही इस वर्कशॉप का मकसद है कि आप डिसाइड करें, क्या आपने बताना है और क्या आपने नहीं बताना। कौन-सी माज़ी की चीज़ें हैं जिनके साथ आप सेटल हो चुके हैं, जो अब किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यही यही रीज़न है, यही वजह है कि आपको पहले किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मैं मशवरा दूँगी, बार-बार दूँगी इस वर्कशॉप में, ताकि आप अपनी पास्ट की वो प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ को सेटल कर लें, जिनको आपको ज़रूरत नहीं है जाके अपने हस्बैंड को बताने की। तो इसलिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो पहले ये काम करने के हैं। ये नहीं कि शादी होगी तो उसके बाद क्या होता है, लड़कियाँ सारी-सारी बातें माज़ी में जो कुछ भी हुआ था वो हर बात बता देती हैं, और फिर क्या होता है कि वो ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं होना। वो इनसिक्योर हो जाना है हस्बैंड ने। तो वो इनसिक्योरिटी क्या होती है, कनेक्शन ही फ़ील नहीं करने देगी, वो इमोशंस बिल्ड ही नहीं होंगे, और वो फिज़िकल कनेक्शन ही फ़ील नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ आपने नहीं बतानी। और यही
कमिटमेंट का मकसद है कि एक दूसरे पे गिव अप नहीं करना। देयर इज ऑलवेज अ वे इफ यू आर कमिटेड। अगर आप कमिटेड हैं, एक दूसरे के लिए समझौता करना है, लेकिन एक दूसरे पे समझौता नहीं करना। हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। मुश्किल हालात आएंगे, वो मीन वर्ड्स बोल देगा मेरा हस्बैंड, या घर वालों की या दूसरों की बातों में आकर या काम से उकता कर बोले, रूड बिहेव करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, हमारी वैल्यूज डिफर कर रही हैं, मैं कुछ और चाहती हूँ, वो कुछ और चाहता है, तो फिर इसका क्या मतलब है? हम दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते ना। ये चीज बहुत इनिशियली शुरू शुरू में तो आपको बहुत ज्यादा फील होगी, ये क्या, ये भी चीज चेंज है, ये भी, ये क्या है, तो मतलब ये क्या वाला तो बहुत ज्यादा आपको शादी के शुरू शुरू में फील होगा। ठीक है। तो ये है कि जो आज के रिलेशन है आपके, ये आपके फ्यूचर के रिलेशनशिप्स को बताएंगे। आप आज के रिलेशन में कितने कमिटेड हैं? क्या ऐसा होता है कि आपकी दोस्त ने अगर कोई मीन वर्ड बोला, इससे तो दोस्ती छोड़ दूं, कोई नए दोस्त ले आऊं, ठीक है, मेरे नए लोग दोस्त होने चाहिए। हाँ, आपकी वैल्यूज से अगर वो डिफर कर रहे हैं, जो आपकी कोर वैल्यूज होती हैं, कोर वैल्यूज का मतलब ये होता है कि मेरी मेरी अखलाकी रिवायात क्या है, मेरे खानदान की, मेरे घर की, मेरी, उससे अगर डिफर करते होते हैं तो फिर वो एक अलग बात है। ठीक है। लेकिन ये बात है कि अगर आप हर छोटी सी बात पे नाराज होकर कहते हैं भाई मेरे नए दोस्त होने चाहिए, या मुझे नए लोगों, मैं इस काम में सेटल नहीं हूँ, या मैं ये डिग्री मेरे साथ रिलेट नहीं करती जो मैं पढ़ रही हूँ, हर छोटी छोटी बात पे टीचर ने डांट दिया, असाइनमेंट में कम नंबर आई, या मैं क्या पढ़ना शुरू हो गई। ठीक है। इस तरह की, ये क्या होता है कि ये शो करता है आप कमिटमेंट आपकी पुअर है, या आपकी कमिटमेंट लोअर है, या आप कमिट नहीं कर पाते, या आप जल्दी उकता जाते हो चीजों के साथ, लोगों के साथ। तो जो ये शादी का रिलेशनशिप होता है, इसमें तो सारी जिंदगी गुजारनी है। 20 जिंदगी के कितने साल अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे हैं? चंद साल, चंद ही है। आप छोटे से होते हैं, हम हमें अकल कब आना शुरू होती है? 13-14 साल के तक, और फिर 25-26 में शादी हो जाती है। 10 साल गुजारे हैं अपने घर वालों के साथ अकल के। बाकी सारी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है? अपने हस्बैंड के साथ, और कुछ अरसा ससुराल के साथ। तो फिर क्या है कि वहां पे अगर कमिटमेंट नहीं है ना आपके अंदर, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और कमिटमेंट पैदा करने के लिए क्या करना है कि आज के करंट रिलेशनशिप्स में देखना है कि मैं अगर किसी से उकताती हूँ तो क्यों उकताती हूँ, उसकी क्या चीज़ मुझे बोर कर देती है। और एक और चीज़ ये देखनी है कि मैं न्यूनेस किस तरह लेके आ सकती हूँ रिलेशन के अंदर, या उसके उसके अंदर क्रिएटिव किस तरह आइडियाज अपने यूज कर सकती हूँ। क्रिएटिव आइडियाज में क्या होता है, कोई गोल, अपना शेयर गोल बनाए कि हम चलो मिल के ये करते हैं, हम मिल के कुछ करते हैं, मिलके कोई क्रिएटिव आइडिया, कैनवस बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, हम कहीं पे चैरिटी करते हैं मिलके, ये शेयर्ड गोल्स होते हैं। जब शेयर्ड गोल करते हैं, और अगर आपने किसी को जानना हो तो उसके साथ सफर करें या उसके साथ खाना खाएं, तो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि वो उसके उसके अंदर कितनी खूबसूरती है, या उसके अंदर कितनी बदसूरती है। ठीक है। सफर के दौरान आपको पता चलता है। तो ये कि आप सफर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर जब ये स्पाउस के साथ, तो आपने बाद में सफर ही सफर करना है, इंग्लिश वाला भी करना है, उर्दू वाला भी करना है। तो ये है कि सफर तो आपने करना है, लेकिन ये कि उसको स्ट्रॉन्ग वे में या स्ट्रेंथ के साथ उसको डील करना है। ये कमिटमेंट अपने अंदर पैदा करनी है कि नहीं, गिव अप नहीं करना। फिर ये कि आपको पता होना चाहिए कि शादी आप क्यों कर रहे हैं। ये सबसे पहले जो मैंने बात पूछी थी कि शादी हम क्यों करते हैं, हमारी एज निकल रही है, या हमें बच्चे पैदा करने हैं, या मैं अकेली रह रह के उकता गई हूँ, मुझे अब कोई चाहिए जो मुझे समझे। या अब ये होता है हमारे के, क्यों नहीं मुझे पता चल रहा कि किससे शादी होनी है, क्यों आपको क्यों इतनी जानने की क्यूरियोसिटी है, अपने वक्त पे पता चल जाएगा। तो ये क्यूरियोसिटी ये पैदा की गई है हमारे ड्रामास के जरिए, और उसके अलावा हमारी इन्वायरमेंट में हमारी क्लासमेट्स, तो ये सारी एक इन्वायरमेंट पैदा कर दी गई है कि अच्छा मेरी किससे होनी है शादी, अच्छा वो कैसा होगा। क्यों इतना ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड सोचे हैं? प्रेजेंट ओरिएंटेड और अपनी सेल्फ ओरिएंटेड हो जाए। क्योंकि जितना आप सेल्फ ओरिएंटेड होंगे ना, देखें अपना स्टैंडर्ड बनाए ना कोई, जब आपका स्टैंडर्ड होगा तो फिर करेगा आपके साथ कोई बदतमीजी, या आपके साथ कोई टॉक्सिक बिहेव करेगा, तो आप, आपका एक स्टैंडर्ड होगा, आप उसको हैंडल कर सकेंगी। बजाय ये कि अपने आपको इतना मीक, अपना वीक, इतना ज्यादा वो मरी हुई भीगी बिल्ली टाइप बना लें कि उसने मुझे बोल दिया, उसने मुझे धमकाया तो मैं जी डर गई, तो मैं ये, इस तरह की नहीं बनना। स्ट्रांग बनना है। और स्ट्रांग तब बनेंगे जब आप खुद पे काम करेंगे। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हैं अपनी जी धड़ल्ले से, मैं वो वाली फेमिनिज्म वाली सोच के भाई अपनी रोटी तुमने खुद पकानी है, और ये वाली सोचें नहीं अपने अंदर पैदा करनी। ये औरत की औरतपन को खत्म करके उसको कहते हैं मर्दानगी अपने अंदर लेके, हम क्यों लेके आए मर्दानगी, वो तो मर्द का काम है। ठीक है। तो ये है कि अपने अंदर बी क्लियर के, जब शादी करनी है तो फिर तो कमिटमेंट रहनी है।
देखिए, कुछ होते हैं निगोशिएबल्स, कुछ होते हैं नॉन निगोशिएबल्स। तो वो आप वो लिखेंगे। आपको मैंने ये इसीलिए वर्कबुक दी है कि आपने उसमें फिल आउट करना है सारा। आपको पता होना चाहिए। आपको पता हो कि अगर वो मेरे से रूड बिहेव करता है तो ठीक है, मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ, तो कुछ ऐसा है कि जिसमें मैं चलो माफ भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर वो मुझे एक थप्पड़ मारता है और सबके सामने मारता है, तो ये नहीं मैं अब बर्दाश्त करूंगी। ये मेरा नॉन निगोशिएबल है, और ये क्लियर एंड कट है। ये पहले दिन से आपके हस्बैंड को भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। ये मैं बियर नहीं करूंगी। ये आपकी स्ट्रेंथ। तो ये है कि अपने सामने अपनी नीयत क्लियर करें, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, सुकून के लिए, मवद्दत के लिए, रहमत के लिए शादी करनी है। और आपकी क्या थॉट्स हैं, आपको कैसा लगता है निकाल के बैठूंगी, कितना मजा आएगा, कितना प्यारा तैयार होंगी, कितने प्यारे कपड़े मिलेंगे, ये सारी चीजें हम सोचते हैं। हमें ये पता होता कि उसके बाद जो हनीमून पीरियड खत्म होना है, तो उसके बाद जब रियल लाइफ से आके हमारे टकराव होना है तो क्या होगा। उसके लिए हमें कभी भी तैयार नहीं किया जाता। हम कहते हैं जी बड़ा मजा आने वाला है, नए कपड़े और ये वो। तो जो रियल लाइफ है उसमें तो बड़े इमोशंस हैं, इतने इमोशंस आने हैं कि एक दफा तो आपने कहना है कि मेरे साथ हो क्या गया है, ये मेरे साथ हो क्या गया, मैंने कर क्या लिया अपने साथ। तो क्यों? क्योंकि वो एक नई एनवायरनमेंट है, वहाँ एडजस्टमेंट के इश्यूज भी आ जाएंगे, वहाँ ग्रीफ के इश्यूज भी आ जाएंगे, वहाँ सैडनेस भी आ जाएगी घर वालों को छोड़ने की, वहाँ क्या क्या नहीं आएगा। तो वहाँ वो आपकी स्ट्रेंथ होगी तो आप उसको हैंडल करेंगे। अब ये है कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्यों शादी करनी है, क्या आपको ऐसा मिलेगा जो अभी आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो आप लेके शादी में जा रहे हैं, और आपके अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो शादी को चला सकेंगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये है कि गोल्स ऑफ मैरिज, अब रिश्ता मैंने कहा कि जब जाना है तो पहले प्रेफर यही करें कि थोड़ा मजहबी, बहुत मजहबी नहीं पसंद तो मत करें। लेकिन अगर आप मजहब को प्रेफर करेंगे तो आपके लिए खैर है, क्योंकि जो मजहबी होगा उसके अंदर रहम जरूर होगा। अब मजहबी का मतलब ये नहीं कि वो एक मुल्ला हो, एक स्कॉलर हो, नुमान अली खान हो, या उमर सुलेमान हो, या यासिर काजी हो, राजा जियाउल हक हो, नहीं। अब मजहबी होने का मतलब ये है कि नमाज पढ़ता हो। नमाजों में भी मैंने कहा कि देखें, आजकल के दौर में जितना फितनों का दौर है, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि फजर की नमाज रोज मस्जिद में पढ़ता हो, नहीं। नमाजी हो, मस्जिद से ताल्लुक हो, मस्जिद से मोहब्बत हो, मस्जिद के साथ थोड़ा बहुत लिंक अप हो उसको, ताकि हम उससे जब सवाल पूछेंगे कि किस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, तो वो बता सके। फिर उस मस्जिद के इमाम से जाके पूछना है, ठीक है, ये चीज जरूर याद रखनी है। ये काम आपने नहीं करना कि जी मस्जिद के, ये आपके अम्मी अब्बू करेंगे या आपका भाई करेगा, कि वो पूछेगा कि कौन सी मस्जिद में पढ़ते हो नमाज। और ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिस पे क्यों, आपकी जिंदगी का दारोमदार है इस पे। और आप, अगर आपके पेरेंट्स भी कि ये कैसा सवाल है, तो कहेंगे नहीं मैंने पूछना है, मेरी जिंदगी है, मैंने पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो मैं क्यों इस पे कॉम्प्रोमाइज करूं। अगर आपकी वैल्यू है कि मैं, आप पर्दा करती हैं, तो आजकल के दौर में आपको नहीं कोई पसंद कर रहा पर्दे में, तो नहीं, आपने नीचे नहीं आना, नहीं, आपके नॉन निगोशिएबल्स में आना चाहिए ये। तो ये कि ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए सारी स्ट्रेंथ्स। और इसीलिए ये वर्कबुक बनाई है कि इसमें आप फिल करेंगे, जब आप फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ मेरी प्रायोरिटी में है। और अब ये कि रिश्ता हो गया, ठीक है, या अभी रिश्ते का प्रोसेस चल रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने कन्वे करनी है, कुछ चीज़ें आपने पूछनी है। अब ये है कि अगर हम किसी मजहबी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम तो नहीं बात करेंगे, तो हम क्या करें, क्वेश्चंस लिख लें और लिख के अपने पेरेंट्स को कहें कि ये सवाल मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तो आपको बड़ी रिजर्वेशंस आएंगी आगे से कि क्यों पूछने हैं, क्या हो गया है, हमारे पे ट्रस्ट नहीं है। तो आप यकीन दिलाएं कि नहीं, आप पे ट्रस्ट है, इसीलिए आपको दे रही हूँ, खुद नहीं राब्ता कर रही, या खुद नहीं मैं बात कर रही, या खुद नहीं मैंने ये कहा। आप पे कह रही हूँ कि मुझे ये कुछ चीजें हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है। आप ये सवाल पूछें, क्या फैमिली गोल्स हैं, क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशंस। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि वो पहला सवाल पूछें कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बीवी से। बीवी का क्या रोल होना चाहिए, बीवी क्या करनी है, बीवी के क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि बीवी को कैसा होना चाहिए, ठीक है, सबसे अहम तरीन सवाल है। फिर ये कि किस तरह का, ये जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लेटर ऑन भी पूछ सकते हैं, जब आपको लगे कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स अगर ज़्यादा कहें कि नहीं हमें, हम पे ट्रस्ट करो, या अगर कोई फैमिली में ही है, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडिया भी होता है, ठीक है वहाँ। लेकिन आसानी भी है एक लिहाज से कि आप ये सारे सवाल पूछ भी सकते हैं, लेकिन एक लिहाज से आपको आइडिया भी होता है।
तो क्या कर सकते हैं आप, ये सवाल एक तो लिख के भेज सकते हैं, या एक तो ये है कि जब जैसे एंगेजमेंट का प्रोसेस है, निकाह से पहले एक दफ़ा ज़रूर ये सारी बातें पूछ लें, अच्छा रहता है। लेकिन अगर नहीं मौका मिला तो फिर इस्तिखारे के 2 नफ़ल हर वक़्त रोज़ाना, हर वक़्त से मेरी मुराद रोज़ाना है कि रोज़ाना आपने 2 इस्तिखारे के नफ़ल ज़रूर पढ़ने हैं कि अल्लाह ताला, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक दफ़ा राब्ता कर लूँ, नहीं हो सका तो अल्लाह ताला अब आपके हवाले है, ठीक है? बेहतर है तो हो जाए, नहीं है तो ना हो। तो ये सवाल हैं कुछ। फिर ये कि आप देखो, आपने शादी के बाद भी यही पूछना है कि मुझे नहीं पता ये जो आपके घर वाले हैं, इनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इनके साथ कैसे डील करना है, आपने मुझे सिखाना है, आपने मुझे बताना है इनके साथ कैसे चलूँ। मैं अच्छे तरीके से चलना चाहती हूँ, मैं जोड़ने के लिए आई हूँ, मैं तोड़ने के लिए नहीं आई। ये जुमले बोलने नहीं है, ये होती है वैलिडेशन, ये होती है एश्योरेंस। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे होते हो ना नई जगह पे, तो सामने वाले भी उतना ज़्यादा हो रहे होते हैं कि हाय पता नहीं कैसी होगी, तोड़ने वाली होगी, क्या करेगी घर आके, और ये सारी कन्फ्यूजन होती हैं। दूसरे घर वालों की भी और इवन लड़कों की भी ये होती हैं कि पता नहीं क्या कर लेगी वो आके, पता नहीं क्या करेगी, मेरी माइंडसेट के मुताबिक होगी कि नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अगर डिस्कशंस कर लेंगे और अगर आप पेपर पे लिख के चंद सवाल दे देंगे तो बल्कि अच्छा है। और आप अपनी तरफ से भी ये आंसर्स लिख के दें भेजें और उधर से एक्सपेक्ट करें कि वो भी आपको भेजें। फिर ये कि आपके एजुकेशन के गोल्स क्या हैं? अगर आप पढ़ना चाह रही हैं या आगे शादी के बाद जॉब करना चाह रही हैं, हो सकता है कि आप शादी कर लें और बाद में आपको पता चले कि वो तो जॉब करना पसंद ही नहीं करते और आपकी तो बड़ी मेन नीड थी कि मैंने जॉब करनी है, तो बड़ा फिर मसला होगा। तो ये है कि इस चीज़ का भी ख़्याल रखेंगे, ये डिस्कस कर लें। फाइनेंस के हवाले से कि आप अगर कमाएँगी तो वो कौन देखेगा या घर कौन चलाएगा? और आप किस हद तक मेरी हेल्प कर सकते हैं हाउसहोल्ड में, घर के कामों में? स्पिरिचुअलिटी के हवाले से अगर किसी स्पिरिचुअल गैदरिंग में आप जाती हैं या आपका इंटरेस्ट है तो उसके हवाले से ज़रूर बताएँ, ताकि ये क्लियर होना चाहिए उनको, सामने वाले फ़र्द को भी और लोगों को भी, कि इसके क्या इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है? तो ये खुद भी अपने भेजें और क्वेश्चन भी पूछें। दूसरी चीज़ है सबमिशन। सबमिशन क्या है? ये बीइंग सबमिसिव इज़ नॉट अबाउट बीइंग पावरलेस बट अबाउट फाइंडिंग पावर इन गिविंग कंट्रोल टू अनदर। यानी जब आप अपना किस सम डिग्री ऑफ कंट्रोल किसी को देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इतने ज़्यादा वल्नरेबल हो गए कि अब वो आपको जिधर उस अपना रिमोट कंट्रोल आपने दूसरे के हाथ में दे दिया। ये मतलब नहीं है सबमिसिव होने का। सबमिसिव होने का मतलब ये है कि आपने आपकी ज़िंदगी की जो सेल्फ है, उस सेल्फ से बाहर आपके कुछ डोमेन्स हैं। जैसे आपका लोगों से डीलिंग, या जैसे आपके ससुराल वाले हैं उनसे डीलिंग, या जैसे आपकी करियर चॉइस, एजुकेशन चॉइस, इसमें सम डिग्री ऑफ कंट्रोल आपने दूसरे को दे दिया। ये नहीं है कि अब वही फैसला करेगा, नहीं। आप पावरलेस नहीं होगी, या बीवी होने का ये मतलब नहीं है कि अब मेरा वजूद खत्म हो गया, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई, नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं अब कुछ अपने डिसीजंस में और अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल अलाउ कर रही हूँ। देखिए, अगर आप खुशी से अलाउ नहीं ना करेंगी, तो फिर भी ये कंट्रोल तो जाएगा ही जाएगा। एक तो लॉफुली भी, इस्लामिकली भी मर्द को क़वाम बनाया गया है, ठीक है? तो वो कंट्रोल तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप खुशी से देंगी, बाय चॉइस देंगी, तो आप भी खुश रहेंगी और आपका स्पाउस भी खुश रहेगा। तो ये है कि जो सरेंडर करना होता है, या जो अपने आप को क्या कहते हैं कि अपनी जो ईगो होती है उसको गिव अप करना होता है, ये रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है। एक जगह मैंने सुना कि अगर आपने किसी मर्द को जीतना है ना, तो उसके सामने सरेंडर कर दो। और वो आप यानी आप उसके सामने सरेंडर करोगे तो वो क्या करेगा कि वो आपके आगे सरेंडर कर देगा। ये मर्द की साइकी है। अगर आप उसको अपनी मैं दिखाएँगी ना, तो मर्द की मैं ज़्यादा बड़ी होगी, फिर आपकी मैं हार जाएगी। तो क्या है कि मर्द को मैं नहीं दिखानी, उसकी मैं को कहना ओके फाइन, तुम्हारे अंदर मैं है। तो मर्द के अंदर एक वो नेचुरली एक वो है ऑरा, एक स्ट्रेंथ कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा, मैं डिसीजंस लूँगा। तो आप उसको कहोगे ठीक है, तुम लो डिसीजंस। हाँ, लेकिन जब आपको वो ऐसा डिसीजन ले जो आपको नहीं पसंद आ रहा, तो कहें कि नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन आपकी जो बात है ठीक है, आप जैसे कहते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरी ये बात में ये लॉजिक है, मुझे ये ऐसे लगता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ठीक है, मैं बात मान लेती हूँ। तो एट टाइम्स इस तरह होगा कि आपकी वो ईगो हिट होगी, आपके इमोशंस हिट होंगे, आपकी नीड्स हिट होंगी। लेकिन वहाँ पे ये है कि ये अगेन आपको डिफाइन करना है, बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना कि बिल्कुल ही अपना कंट्रोल लूज़ कर देना है, या बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं जाना कि मैं
करके दिखाओ मुझे कंट्रोल। मिडल में रहना है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ईगो आ जाती है, वहां पे आप कहें कितने हम अड़ जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, हम खुद भी इस तरह जिद करने लग जाते हैं कि नहीं मेरी बात मानी जाएगी। तो ठीक है, कोई नहीं, हम भी इंसान हैं। बाजूकात इस तरह होगा कि आप जिद दिखाएंगे। तो वहां पे क्या है कि अगर आप 60% आप मान लेती हैं बात, तो वो जो 40% आप जिद भी दिखाएंगे तो वो भी मानी जाएगी, और वो मानी जाएगी। ये नहीं है कि वो नहीं मानी जाएगी, वो आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, 6 दफा आपने कहा कि ओके फाइन ठीक है, तो जब 4 दफा आप कहेंगे नहीं, तो वो उसको भी इज्जत दी जाएगी, उसको भी रिस्पेक्ट दी जाएगी। लेकिन ये कि जो सबमिसिवनेस है, इसको सरेंडर करना है, इसको जो नेगेटिव लिया जाता है कि ये मैंने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म कर दी है, तो इस चीज से निकलना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ऐसा कोई भी आपसे डिमांड भी नहीं करता। अगर कोई औरत इस तरह से करती है कि वो अपनी आइडेंटिटी ही खत्म कर दे, या इतना सरेंडर कर दे कि उसकी राय ही ना हो, तो मर्द ऐसी औरत की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होता जो एब्सोल्यूट सरेंडर कर देगी। थोड़ा सा अपनी मैं से मुराद ये है कि अपनी ओपिनियंस, अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करना शुरू करें। अगर अभी नहीं करते तो घर में करना शुरू करें, दोस्तों के ग्रुप में करना शुरू करें, रिस्पेक्टफुल वे में। तो वो किस तरीके से करना है, वो क्या स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह मसाइल को हैंडल करना होता है, वो हमारा कल के सेशन में होगा, सॉफ्ट स्किल के सेशन में होगा, सेल्फ ग्रोथ के सेशन में होगा कि किस तरह से प्रिपेयर करते हैं खुद को। लेकिन अभी बात यह है कि मैं शादी के इंस्टीट्यूशन को थोड़ा समझाना चाह रही हूँ आपको कि इस तरह होता है। अब बाजू का कुछ जगहों पे आप सरेंडर करेंगे, बाजू का कुछ जगहों पे आपका हस्बैंड सरेंडर करेगा। तो ये कि पार्टनर की नीड के मुताबिक देखना है कि कहाँ अब नो गो एरिया में आप एंटर हो गए हैं अपने स्पाउस की, और यहाँ पे अब आपको ही करना पड़ेगा। ये आप खुद ही फील कर लेंगे, ये औरत के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है, ये उसकी स्पॉन्जी नेचर है। वो सेंस कर लेती है कि अब यहाँ पे नो गो जोन में एंटर हो गई हूँ मैं, और अब मुझे ही करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। आप बिल्कुल डेवस्टेटिंग फील करेंगे कि मतलब क्या हो गया मेरे साथ, मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली, इतना जालिम, इतना कंट्रोलिंग, इतना नार्सिसिस्टिक। हम वो जार्गन्स लगाने के आती हैं तो हम ये सारी चीजें सोचेंगे। लेकिन ये कि इस तरह की सिचुएशंस के अंदर आपने खुद को क्लियर कट करना है, क्लैरिफाई करना है कि ये सबमिसिवनेस है जो है, ये वल्नरेबिलिटी है, ये कंट्रोल है, ये मैंने खुद अलाउ किया है जब मैंने शादी की है। तो ये भी शादी का पर्क्स में से है, और अब इसको मुझे एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह ये है कि ये नो गो जोन आपका भी है और आपके स्पाउस का भी है। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप अपना भी कम्युनिकेट करेंगी, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करेंगी। तो इस चीज़ को भी देखना है कि शादी में कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबमिशन करनी पड़ती है, करनी पड़ती है भी और करनी चाहिए भी, क्योंकि सबमिशन और लव एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करते हैं। और सबमिशन का मतलब होता है खुद को वल्नरेबल करा देना, क्योंकि जब आप किसी को सबमिट करोगे तो वो टू सम एक्सटेंट आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, वो आपको मैनिपुलेट भी करेगा, बाज़ औक़ात माइंड गेम्स भी खेलेंगे। ये आपने अपना दिमाग खोल के देखना है कि कहाँ माइंड गेम्स हैं और कहाँ आउट ऑफ केयर या आउट ऑफ इनोसेंस प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कि सरेंडर करने को भी इस हद तक नहीं ले जाना कि आप मैनिपुलेट होने लग जाओ। अब मैनिपुलेट होने में क्या होगा कि इसके साथ बैठना है, इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ खाना खाना है, इसके साथ नहीं खाना खाना, इससे तुमने बोलना है, इससे तुमने नहीं बोलना, ये तुमने पहनना है, ये तुमने नहीं पहनना, ये तुमने तुम्हारे हेयर स्टाइल होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल स्पेस के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा अगर इस तरह की सबमिशन होगी। ये रेड फ्लैग है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, नहीं, यहाँ पे आपको खड़े होना है अपने लिए। और तब खड़े आप कब खड़े हो सकते हैं, जब आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी। आप इतना आपके अंदर करेज होगी कि आप जो माशरे में जो बातें की जाती हैं उनको बियर करने की एबिलिटी होगी। और ये एबिलिटी कैसे आती है, ये करेज है, ये स्ट्रेंथ है, ये आज से आनी है, ये अभी से आनी है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन से आनी है। तो ये सब चीज़ें आपने अभी प्रैक्टिस करना शुरू करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्विस इन मैरिज। सर्विस की मैंने आपको मिसाल बताई थी अभी कि खिदमत गुजारी या खिदमत करना। मैरिड कपल्स हु लव ईच अदर टेल ईच अदर थाउजेंड थिंग्स विदाउट टॉकिंग। अब हम क्या कहते हैं कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहना ही प्यार होता है, तो ये नहीं है। जब आप शादी में एंटर होते हो, इवन आप ये फील करते हो कि आई लव यू तो कोई कहता ही नहीं है। ड्रामों में तो हम देखते थे आई लव यू बहुत कहते हैं, यहाँ पे तो आई लव यू कोई कहता ही नहीं है।
तो ये है कि ये चीज आपको रियलाइज होगी जब आप एंटर होगे। वो जो एक रोमांटिक मूवीज होती हैं, ड्रामास होते हैं, और वो कितना ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत बना के और ग्लोरीफाई करके दिखाया रहता है, तो आप कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये तो कुछ वैसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है। अब वो उसके सारे मूड्स देखने हैं आपने, एक अपने भी सारे मूड दिखाने हैं और सामने वाले के भी देखने हैं। तो वहां इतना खूबसूरत नहीं होगा कि हर वक्त ये फूल आ रहे हैं और ये कितना ग्लैमरस है। हाँ, हो सकता है अगर नेचर इस तरह की आपकी है या सामने वाले इंसान की है तो ये हो भी सकता है, लेकिन ये कहते हैं ना, वो रेयरेस्ट एग्जांपल्स होती हैं कि जहाँ इस तरह के आपको ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये ये है कि ये इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ये मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ में क्या होता है कि ये इतनी ज्यादा एक्सप्रेशन और ओवरडोजिंग ये नहीं होती। और एक चीज और याद रखें कि अगर ओवरडोजिंग हो रही है तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि जो लव बम्बार्डमेंट है या लव की ओवरडोज है, उसके बाद कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही कि इतना ज्यादा प्यार करने के बाद मेरी बात मान लो, जिस पे आप पहले कह रही थी कि नहीं माननी। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि ओवरडोज ऑफ लव या लव बम्बार्डमेंट के साथ फॉलो अप किसी मैनिपुलेशन का तो नहीं है। अपना दिमाग खोलना है। लड़कियों को अपना दिमाग सबसे ज्यादा खोलना चाहिए, क्योंकि लड़कियां सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होती हैं। तो अपना दिमाग खोल के रखें कि ये चीजें आपने देखनी है कि ये बहुत ज्यादा प्यार करके मेरी, मतलब जो चीज मेरी वैल्यू थी उनको तो नहीं बदला जा रहा। इस चीज का भी ख्याल रखें और एक अपने अंदर ये भी सलाहियत पैदा करें कि जब कोई आपकी तारीफ करे ना, या जो कोई बहुत ज्यादा आपको मतलब पैम्पर कर रहा हो, तो चाहे वो खवातीन ही हो या चाहे मर्द हजरात हैं या जो भी है, तो वहां पे मुहतात हो जाएं थोड़ा सा। और हमेशा ये देखें कि जो खुशामद कर रहा है ना, उसकी आंखों में देखें। फिर आपको पता चलेगा कि जेन्युइनली आपकी तारीफ कर रहा है या वो सिर्फ खुशामद हो रही है। तो ये अपने अंदर सेंस और एबिलिटी पैदा करने की कोशिश करें। सर्विस, खिदमत गुजारी, एक दूसरे के साथ रहना है तो जाहिर है एक दूसरे की खिदमत करनी है, एक दूसरे को ख्याल रखना है, एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे के खाने पीने सोने का ख्याल रखना है। बीमार है तो तब ख्याल रखना है। लेकिन क्या होगा, इसके साथ क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है कि मतलब क्या है, मुझे क्यों करना पड़ रहा है, मैं घर में तो सारे मेरी खिदमतें करते थे, यहाँ मुझे अब करनी पड़ रही है। तो घर वाला माहौल नहीं है। अब आप अपने घर में नहीं हो, वो घर बनाने में, वो एडजस्टमेंट पैदा करने में, वो उस तरह से अडेप्ट करने में वक्त लगेगा, आपको भी दूसरों को भी। तो यहाँ खिदमत करनी पड़ेगी। यहाँ आपकी भी होगी, नो डाउट आपकी होगी, लेकिन उस तरह से नहीं होगी जिस तरह के आपके अपने घर में, जहाँ आपने 25 साल जिंदगी गुजारे वैसे हो रही थी। तो ये कि वो फ्रस्ट्रेशन आएगी, लेकिन आपने उस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना है। वो आपके अंदर इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस टाइम मैं फ्रस्ट्रेशन फील कर रही हूँ, मुझे खुद को काम डाउन करना है, मुझे इस टाइम कोई ऐसा काम करना है जो मुझे मजा देता है, ताकि मैं इस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करूँ, इसको चेंज करूँ किसी और पॉजिटिव इमोशन के अंदर। तो ये चीजें हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए। फिर ये कि अपने अंदर क्लैरिफाई करें कि खिदमत करने का मतलब ये नहीं कि आप गुलाम हैं या आप नौकर हैं। ये जो बहुत जार्गन बोला जाता है, मैं नौकर हूँ, मैं नौकर बनाने के लिए मुझे लेके आए थे या मुझे नौकर बनाना था आपने, ये चीज अपने अंदर से निकाल दें। इसमें आपको सवाब मिलता है, ये नेकी का काम है, और नेकी के काम से ज्यादा ये मोहब्बत का इजहार है, एक दूसरे का ख्याल रखना। तो ये है कि एक दूसरे की नीड्स को आप हर वक्त पूरा नहीं कर सकते, इस चीज को भी एक्सेप्ट करें। एक दूसरे की खिदमत करना है आपने और वो आप करेंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप शदीद बुखार में भी होंगे और आपको कोई नहीं पूछेगा। ये नहीं कि बेहिसी की वजह से, बेरहमी की वजह से, सर्टेन 100 रीजंस और हो सकती हैं। अपनी अपना मसला होगा, अपनी कोई परेशानी होगी, तो उस तरह से कोई आपको नहीं देख पाएगा। तो वहां पे क्या है कि आपने अगले को वो चांस भी देना है, वो मार्जिन भी देना है कि वो भी इंसान है, ठीक है, वो भी आपकी हर नीड्स को हर वक्त पूरा नहीं कर सकता। तो ये पर्सनल स्पेस का बैलेंस, और ये कितना हेल्प करना है, कितना किसी की स्पेस में एंटर होना है, और कितना किसी ने आपकी हेल्प कर दी और किसी ने नहीं की, उस उन इमोशंस को हैंडल किस तरह से करना है, ये भी आपने अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी है। फिर उसके बाद ये कि प्रिजर्व इन मैरिज, प्रिजर्व इन मैरिज का मतलब ये है कि परजवरेंस, परजवरेंस का मतलब होता है कंटिन्यूड एफर्ट। कमिट करना है तो सिर्फ 1 साल के लिए कमिट नहीं कर रहे हैं हम कि 1 साल शादी करेंगे, 1 साल बाद हम शादी से बाहर आ जाएंगे, तो अब रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए हमने कमिट किया है। ठीक है, हमने अगर सर्व करना है तो हमने रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए करना है।
अगर हमने सबमिट करना है तो अब ये सबमिशन कभी मैं करूँगी, कभी सामने वाला करेगा, ये रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए है। तो ये परसेवरेंस है, ये कंटिन्यूड एफर्ट है। और देखें, परसेवरेंस के अंदर या प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि अपने अंदर माफ़ी की एबिलिटी पैदा करना, माफ़ करने की। और माफ़ हम कब करते हैं? जब हमारा हायर से कनेक्शन होता है, अल्लाह ताला से कनेक्शन होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के रवैये, लोगों की बातें इस तरह आपको दुःख दे जाती हैं। आज भी, आज से आपने ये प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, ये माफ़ करने की। क्योंकि जब आपको वो कोई इंसान इतना ज़्यादा शदीद दुःख और गम देगा कि आप इतना कंज़्यूम हो जाएँगे कि आप कहेंगी कि जी, ये मेरे से गलत फ़ैसला हो गया, या मेरे शायद घर वालों से गलत फ़ैसला हो गया और मैं जल्दबाज़ी कर ली। जल्दबाज़ी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? ये नहीं कि मेरी उम्र निकली जा रही है तो मैं फटाफट शादी कर लूँ, नहीं। राइट पर्सन, देर से हो, देर आए दुरुस्त आए वाला नहीं है कि वो देर से आए पर दुरुस्त आए। वो है कि दुरुस्त मर्द आना चाहिए, देर से आ जाए। तो ये है कि माफ़ करने की आदत अभी से पैदा करें और एक-दूसरे को माफ़ किया करें। माफ़ करना मुश्किल है क्योंकि हमारे स्पिरिचुअली हमें वो हिट होती है, इमोशनली नहीं सिर्फ़ होती, हमारी रूह पे भी वो हिट होता है। हमारी रूह पे भी वो गम जाके हिट करता है, वो बात हिट करती है। लेकिन अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, आपको पता होगा कि किसकी कितनी बात मैंने किस हद तक लेनी है, तो फिर है आपके लिए आसानी। फिर आपको आसान होगा माफ़ करना भी, फिर आसान होगा कि अच्छा ये तो मुझे जानता ही नहीं है, इसको क्या पता ये बात मेरे अंदर है कि नहीं, इसने तो एवें ही रैंडम बात बोल दी, इसको क्या पता मेरे बारे में। वो सेल्फ एस्टीम से भी लिंक है आपका। तो लेकिन ये है कि जो रवैये हैं वो दुःख देते हैं, देंगे, तो उस वक़्त आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट करना है और अपने आप को इमोशनल डिटैच करना है। अपने गम को समझा करें कि जैसे एक अपने से अलग चीज़ है। अज़्यूम किया करें, सोचा करें जब कोई गम इतना अनबियरेबल हो जाए तो इस तरह के जैसे एक पोटली है या एक वो जो गठड़ी नहीं होती वो है और वो मेरे कंधे पे है। मेरी ज़ात से वो मेरी ज़ात का हिस्सा नहीं है, मेरी ज़ात के ऊपर मैंने बाँधी हुई है या किसी और ने लाद दी है। तो ये होता है डिटैच करना खुद को, अपने गमों से, अपने दुखों से। और पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने उस गठड़ी को, उस बोझ को, उन गमों को एम्ब्रेस करें। आपके अलावा कोई नहीं करेगा। अगर आपकी उदासी को या किसी ने आपके बारे में ऐसी बात की जो वाक़ई आपको लगता है कि ये मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स है मुझे इसका, तो वो बात कर दी, उसको एम्ब्रेस करें। आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा और अगर कोई भी नहीं करता ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो वो जो गमों की गठड़ी है या किसी के दुःख भरी बात की गठड़ी है या मेरे कॉम्प्लेक्सेस की गठड़ी है, वो मेरी है। लेकिन वो मेरी ज़ात नहीं है, वो मेरी ज़ात का हिस्सा है, मेरी ज़ात के साथ बोझ की तरह सवार है। तो ये है कि जब इस तरह से आप उसको अज़्यूम करेंगे तो आपको उस गम को बियर करना आसान हो जाएगा। दूसरों से कंपेयर ना करें, उनका कितना अच्छा कपल है, उनकी शादी कितनी जल्दी हो गई है और कितनी आइडियल हुई है, उसकी कितनी एज परफेक्ट एज में शादी हो गई है, उसके बच्चे फ़ौरन हो गए। अगर आप इस तरह रहेंगे ना कि उसकी तो शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा बेसुकून रहेंगे क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बताने वाले होते हैं आपके आस-पास। तो ये है कि अपने अंदर ये अभी से ही दूसरों के साथ कंपैरिज़न की जो आदत है इसको ख़त्म करना है और माफ़ करने की आदत को शुरू करना है। तो जब गम को अपने से डिटैच करेंगे तो गम को सहना आसान हो जाएगा और दूसरे को माफ़ करना आसान हो जाएगा। कि मैं भी कभी-कभी इतने मीन वर्ड्स बोल देती हूँ कि जो किसी को इतना ज़्यादा दुःख देते हैं कि वो भी ऐसे ही फ़ील करता होगा जैसा मैं कर रही हूँ। लेकिन ये कि अपने फीलिंग को इनवैलिडेट नहीं करना कि ये क्या फ़ील कर रही हो, इतनी सी छोटी-सी बात पे तुम क्या फ़ील करना शुरू हो गई हो और ये नहीं। कोई बात नहीं, इंसान है, हमें महसूस होता है गम, हम दर्द महसूस करते हैं और दूसरे भी इंसान हैं, उनको भी इंसान होने का मार्जिन देना है और उनको भी माफ़ करना है। और अल्लाह ताला से हायर बीइंग के साथ जब कनेक्ट होंगे कि अल्लाह आप मेरे लिए आसान कर दें दूसरों को माफ़ करना, आप मेरे लिए आसान कर दें इस गम को मेरे से दूर करना। तो फिर वो आसान हो जाएगा और माफ़ करना भी आसान हो जाएगा। तो ये है कि माफ़ करने की आदत डालें। फिर उसके बाद ये कि मैरिज इज़ लेस अबाउट परफेक्शन एंड मोर अबाउट परसेवरेंस। कोई भी जो एक वाहिद चीज़, मैंने एक लेक्चर सुना, टेड टॉक थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो वाहिद चीज़ जो इनेविटेबल है किसी भी शादी में, वो एक-दूसरे को हर्ट करना है। मतलब इतना अंडरस्टूड है ना, शादी का मतलब ये है कि हर्ट भी करोगे। तो खुश रखोगे, प्यार करोगे, ये चीज़ें नहीं। मतलब 110% जो श्योरिटी के साथ शादी के बारे में चीज़ की जा सकती है वो ये है कि हर्ट करना। आपने भी हर्ट करना है, सामने वाले ने भी हर्ट करना है। किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी वक़्त में। हनीमून फ़ेज़ गुज़रेगा तब, या बाज़ औक़ात हनीमून फ़ेज़ के अंदर ही। तो ये है
कि एक दूसरे को माफ करने की आदत डालनी है, एक दूसरे के साथ डीपर कॉन्वर्सेशन में करें, एक दूसरे के ड्रीम्स पूछने हैं, एक दूसरे के क्या बताने के अच्छा क्या ड्रीम्स हैं। अगर कोई आपसे नहीं पूछता कोई मसला नहीं है, ये नहीं कहना कि हाय मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं। आप प्रोएक्टिवली आपने पूछना है, अच्छा अपने ड्रीम्स बताएं, अच्छा अपनी अचीवमेंट्स बताएं, अच्छा अपने बेस्ट मोमेंट्स बताएं। ये है कि सामने वाले को सुने। और मर्दों को बेचारों को तो वैसे भी सुनने वाला कोई चाहिए होता है। उन्हें तो दोस्त की बड़ी डेस्परेट तलाश होती है, और वो जब मिल जाती है तो वो फिर नजर आएगी आपको। तो ये है कि आपने सुनना है, आपने प्रोएक्टिव होना, आपने क्वेश्चनिंग करनी है, आपने पूछना है। और ये ट्रस्ट बिल्डिंग किससे स्टार्ट होती है? ऑनेस्टी के साथ। जेन्युइन तारीफ करनी है, जेन्युइनली फील होगा कि वाह कितनी अच्छी अचीवमेंट थी तो कहना है। अगर नहीं फील होगा ये क्या फजूल सी चीज थी, तो फिर भी आप एक जुमला ही बोल दें, कोई मसला नहीं होगा। फिर ये कि एक दूसरे को माफ करें, और ये कि शेयर्ड गोल बनाएं। शेयर्ड गोल में क्या हो सकता है? रूम सेट करते हैं, अच्छा चलें आपकी कबर्ड सेट करते हैं, नहीं करेगा वो तो आप कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि किसी ना किसी टू सम एक्सटेंड एंगेज कर लें। शेयर्ड गोल, क्योंकि शेयर्ड गोल है ना, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि रिश्ता खूबसूरत होता है। ये सारी चीजें शादी के अंदर होती हैं। इसमें हर्ट भी होगा, एक दूसरे के साथ कमिट करते हुए भी फ्रस्ट्रेशन आएगी, जो सबमिट करना है, खिदमतें करनी है, जब किसी की अपनी दिल कुछ और चाह रहा है, मानना कुछ और पड़ेगा, तब भी दिल बड़ा दुखी होगा। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें ही शादी को खूबसूरत बनाती हैं। इसी की वजह से ही शादी में मवद्दत पैदा होती है, अनकंडीशनल लव होता है, और रहमत पैदा होती है एक दूसरे के अंदर, और सुकून पैदा होता है। तो अगर सुकून कोई आपके लिए नहीं बन रहा इनिशियली, आप उसका सुकून बन जाएं, आप उसके लिए अनकंडीशनल हो जाएं। तो अनकंडीशनल हो जाएं, लेकिन कहाँ, किस जगह पे जाके, कौन सी हद है, कौन सी बाउंड्री है जिसके बाद आप नहीं कर सकेंगी, और जो आपके लिए ओवर हो जाएगा, ओवर एफर्ट हो जाएगी, वो आपको आइडिया होना चाहिए, वो आपने डिसाइड करना है। और वो कैसे करेंगे? आज से, अभी से ये बुक फिल करें, वर्क बुक फिल करें, और अपने सामने अपने गोल्स आइडियाज़ को क्लियर करें। आज के लिए हमारा बस इतना ही है।